4 दिन से नमन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए मयंक मिलने चला आया। सुमित्रा जी नमन के सिर की मालिश कर रही थी और नमन अपनी किताब में नजर गड़ाए हुए था। मयंक ने आते ही बात छेड़ी, तुम फोन ऑन करके नहीं पढ़ाई कर सकते क्या? वहाँ सब परेशान हैं तुम्हारे लिए। कॉलेज के हाल भी पूछे तुमने? नमन ने कहा, कॉलेज की जो हालत है ना, उसमें चुपचाप किनारे हो जाने के अलावा मैं कर क्या सकता हूँ? लीडर लोग ने तमाम कंफ्यूजन पैदा कर दिए हैं और हम ऐसे मजबूर हैं कि कंफ्यूजन को कंफ्यूजन नहीं कह सकते। वैसे ही पिस रहे हैं हॉस्टल वाले। होगा क्या आखिर हमारे एग्जाम्स का? मयंक ने हथेलियों के बीच माथा रख लिया। बोला, 0 सेशन होगा तो हम ही मारे जाएंगे, प्रोफेसर्स का क्या जाता है। प्रकट हो गए थे आधार सर। ग्राउंड पर बुलाए गए स्टूडेंट्स, लीडर लोग भी थे, हॉस्टल वाले भी थे। हमेशा की तरह चिकनी चुपड़ी बातें करते रहे आधार सर, जैसे सबके भविष्य की चिंता इन्हें ही तो है। सारे सस्पेंस हमारी तरफ है और सारी सर्टेनिटी इनकी तरफ है। वे कहते रहे, आप लोगों पर ये धाराएं लग जाएंगी, 5 साल खराब हो सकते हैं, करियर बर्बाद हो सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में घुस नहीं सकेंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ की धाराएं, राष्ट्रीय युवा नीति तक सब अपने पक्ष में कर ले। नमन व्यंग्य से हंसा। सशक्त भारत, विकसित भारत, आदर्श भारत, युवाओं का भारत। मन में संशय, मुंह पर चुप्पी। पापा ने 5 दिन पहले ही कहा था कि सब आरोप तुम्ही लोगों पर डाले जाएंगे। असभ्यता, अशिष्टता, अश्लीलता, मारधाड़। अरे हाँ मयंक, आगजनी वाली बात क्लियर हुई या नहीं? क्या मामला था? मयंक हंसा। यार सच तो इतना ही है कि उस बेचैन आत्मा समर्थ ने सिगरेट सुलगाई थोड़ा एकांत की तरफ जाकर और गुस्से के साथ माचिस की जलती तीली फेंक दी। उधर कुछ कागज वागज पड़े होंगे, उन्होंने आग पकड़ ली। सूखे पत्तों ने और मजे लिए। थोड़ी दूर तक एक काला काला सा प्रिंट बन गया था। रात में उसे मल्टीप्लाई कर दिया गया। पत्रकारों को पहले ही सूचित कर दिया गया कि उसके पास वाले गेट से आएं। बहुत से लोगों ने उसे ही सच मान लिया। उस काले प्रिंट के अलावा कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की। सुमित्रा जी चाय नाश्ता ले आई थी। मयंक की बात सुनकर बोली, सबूतों का समय है ना, सच तक जाने की कोई सोचता ही नहीं। झटपट निष्कर्ष निकालो और हंगामा काटो। बेचारे हॉस्टल के बच्चे, माता पिता की सब आशा उन्हीं पर टिकी होंगी और वे कितने लाचार हो गए। उन्हें खाना वाना मिल रहा होगा ठीक से या नहीं? नमन ने तुरंत किसी का फोन मिलाया, अपनी माँ का प्रश्न दोहराया, तुम लोगों को खाना वाना ठीक से मिल रहा है या नहीं? कैंटीन के क्या हाल हैं? फोन सुनने के बाद वह चिंतित दिखाई दिया तो सुमित्रा जी ने पूछा, क्या बताया, क्या हो रहा है वहाँ? नमन बोला, मम्मी कैंटीन में भी पॉलिटिक्स चल रही है। कहा गया है कि हिंसा के भय से कैंटीन बंद। बाहर से खाने की सामर्थ्य सब में है नहीं। 2 बंदे तो गांव चले गए वापस। सुमित्रा जी कुछ देर सोचती रहीं, फिर बोली, वहाँ कितने लोग होंगे इस समय? मयंक बोला, 25-30 लोग फंसे होंगे। नमन ने कहा, ना, कुछ लोग अपने लोकल गार्जियंस के घर चले गए हैं, कुछ दोस्तों के घर, लेकिन 20 बच्चे तो भूखे होंगे ही। सुमित्रा जी ने हीरा को आवाज दी। हीरा आया तो बोली, आलू कितना बचा है? देखो 5 किलो हो तो बड़े कुकर में चढ़ा दो उबालने के लिए, न हो तो लेकर आओ। आटा तो है ही, नई बोरी आई है, उसे खोलो। नीलम से कहो स्टोर से सबसे बड़ी वाली परात में पूड़ियों का आटा गूंथ ले। हीरा गया तो मयंक बोला, आप खाना भिजवाएंगी? ऐसी मुसीबत मोल मत लीजिए, पता नहीं यह समस्या कब तक चले। सुमित्रा जी ने कहा, ना बेटा, मुसीबत नहीं, यह कर्तव्य है। उतना ही करेंगे जितना कर सकते हैं। एक बार खाना भेजवाने का यह अर्थ तो नहीं कि मुसीबत समाप्त होने तक भेजवाना पड़ेगा। कहते कहते वे व्यवस्था के लिए अंदर चली गईं। नमन बोला, मयंक, उस दिन जब मैं घर लौटा तो यहाँ ये तीनों बहुत परेशान थे। गेट पर टहल रहे थे बेचैनी से। मम्मी तो रोने लगी थी। कॉलेज के कारण मैंने स्विच ऑफ रखा था, घर वालों को परेशान किया, इसलिए अब घर में रहकर स्विच ऑफ किया है। कॉलेज से अधिक इम्पोर्टेंट है ना घर। वहाँ तो इतनी गहरी पॉलिटिक्स चल रही है कि हम ठीक से समझ भी नहीं पा रहे हैं। लीडर्स उछल तो रहे हैं अभी,
लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वे भी बस इस्तेमाल ही हो रहे हैं। कॉलेज की बात बता रहा था जब मैं, तो पापा ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। बोले कि युवा स्वाभाविक रूप से आदर्श होते हैं। हाँ यार, मुझे लगता है यही सच है। ये तमाम लोग जो मस्ती में, इश्कबाजी में और बेमतलब के शो ऑफ में लगे रहते हैं ना, वे बस भटक गए हैं। उनके पास कोई ऐसा कहने वाला नहीं होगा कि युवा तो स्वाभाविक रूप से आदर्श होते हैं, इसीलिए वे अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। बेचारे मिररलेस। मयंक ने हामी भरी। ठीक ही तो है, एक पीढ़ी कपड़ों और गाड़ियों के मामले में दिखावा करने वाली होगी तो दूसरी जनरेशन तक बीमारी बढ़कर सारे गैजेट्स तक आएगी ही। पूरा लाइफ स्टाइल ही इन्फेक्टेड हो रहा है। तुम लकी हो यार, तुम्हें सच तक पहुंचने के लिए एफर्ट करना ही नहीं पड़ता। नमन ने स्वीकार में गर्दन हिलाई और बोला, सो तो है। सोचो यार, हर जनरेशन की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। कभी देश को आजाद करने की चुनौती, कभी महामारियों से निपटने की चुनौती, कभी बाहरी आक्रमणों से निपटने की चुनौती, कभी भूख की समस्या की चुनौती, कभी बाढ़, कभी सूखा। युवा शक्ति जुटती है तो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। यूथ बिखरेगा तो प्रॉब्लम और बढ़ेंगी। पिछली पीढ़ियों का किया धरा भी सब मिट्टी में मिल जाएगा। जाने कितनी तरह के नए पैंडेमिक तैयार हो जाएंगे। मयंक बहुत ध्यान से सुन रहा था। नमन के चुप होते ही बोला, यार इसीलिए तो बार बार मन राम रसायन की ओर भागता है, क्योंकि यहाँ सब सुलझी हुई बात करते हैं। अपने लिए भी सोचना इजी हो जाता है, समझ में आने लगते हैं तमाम हर्डल्स। यार नमन, कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें अंकल की गाइडेंस मिले हम लोगों को भी। नमन ने मयंक की पीठ ठोकी। राम रसायन अपने आप में सफिशिएंट है। तुम आते हो, दूसरे लोग आते हैं, सबकी समझ सुलझती ही है। यही दूसरे लोग चाहते हैं, यही हम लोग चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का झमेला करना ही नहीं। हाँ, कोई संस्था कहती है तो चले ही जाते हैं पापा। उनके व्याख्यान सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस में हो चुके। जो उनके ज्ञान और सादगी को समझते पहचानते हैं, उन्हें बेनिफिट्स मिलते ही हैं। जिन्हें कुछ समझना ही नहीं है, जीवन भर बेमतलब की उलझ पुलझ में ही लगे रहना है, उनका दूर रहना ही अच्छा। सारी दुनिया को तो हम बदल नहीं सकते ना। तभी पंडित जी अंदर से आए और पूछा, तुम लोग उबले आलू छील लोगे? नमन और मयंक एक साथ बोल पड़े, हाँ हाँ छील देंगे। पंडित जी ने आवाज दी, हीरा आलू बाहर ले आओ, बच्चे छील देंगे। पंडित जी बैठकर कॉलेज के हालचाल पूछते रहे। नमन और मयंक आलू छीलते रहे। तेल कम था, हीरा बाजार से खरीद कर ले आया था। नीलम ने घर की सबसे बड़ी परात भरकर आटा गूंथ लिया था। सुमित्रा जी ने मसाले तैयार कर लिए थे और वे आटे की गोलियां बनाने लगी थी। नमन और मयंक की बातें सुनने के बाद पंडित जी बोले, तुम लोग किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उतावले मत होना। बहुत आवश्यक है उचित ज्ञान के साथ सही दृष्टिकोण भी। जब सब कुछ भ्रामक तैयारियां हैं तो समय लगेगा धुंध छंटने में। जो गुरुजन विज्ञान के पैरोकार बन रहे हैं, वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं जैसे जादूगर हाथ की सफाई का प्रयोग करता है। तुम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। दूसरों को भी समझाओ, परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें। बहुत हो लिया परीक्षा बहिष्कार। यह ऊर्जावान आयु है। तुम्हारी ऊर्जा का कोई बुरा व्यक्ति अपने हित में प्रयोग न करे, यह भी तुम्हें देखना होगा। जो लाख लाख रुपए वेतन पा रहे हैं, वे पाप के बल पर करोड़ कमाना चाहते हैं और सैकड़ों लोगों को बेरोजगारी का वरदान दे रहे हैं। धिक्कार उन्हें, धिक्कार।